अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है मेरे बच्चों? हेलो 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 हेलो। अच्छा जी, बस 1 मिनट रुकिएगा दोस्त। यार वसीम को बुला दो। बोल। हाँ जी, वसीम को सिर्फ कॉल कर देना बस। वसीम इस पे कनेक्ट कर दो, एक बच्चा बैठा। हाँ, FR1। वालेकुम अस्सलाम। बस बेटा, हमें 1 मिनट आप लोग दे रहे हो ताकि हम उसको कनेक्ट कर लें। सही है। अच्छा जी, हो गया। कनेक्ट हो गया, बस तो ऊपर ले जाओ। बेहतरीन बेटा, तुम्हें नजर आ रहा है? क्लियर है? तुम्हें नजर आ रहा है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो फास्ट ट्रैक के नहीं है। जो कोई एक आध बच्चा रेगुलर का अगर बैठा है तो मुझे बता दो। सारे फास्ट ट्रैक के? बस एहसन, जैन और सामिया 3, माज, अशर और 10। ठीक है, 11। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि सर हमारे पास इस वक्त करंटली जो एनरोल्ड बच्चे आ रहे हैं वो आ रहे हैं तकरीबन ठीक है 62 - 11। चलो जी, थैंक यू बेटा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सर हम स्टार्ट करेंगे जनाब इस कोर्स को लेके चलना कैसे है, हमारे पास दिन कितने हैं, हमारे पास टाइम कितना है। देखिए, सबसे पहले तो चीज दिमाग में ये रखिएगा कि हमारे पास टोटल मिला के कोई 45 डेज हैं सेफली पढ़ने वाले पढ़ाने वाले। 45 डेज, ओनली 45 डेज। और हमारे पास सर 45 डेज में हमने खत्म करना है FAR1 का कोर्स भी, उसको रिवाइज भी करना है आप लोगों ने, और इस हद तक प्रिपेयर होना है कि आप एग्जाम दे के आ सको। ठीक है जी। तो एक अपहिल टास्क है, एक डॉन्टिंग टास्क है, लेकिन सर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि हम लोग लेके चलेंगे इसको। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं सर, शायद एक नॉर्मल बैच में जितना टीचर की एफर्ट लगती है, जितना स्टूडेंट की एफर्ट लगती है, यहाँ सर उसकी मल्टीपल टाइम्स लगनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो आपके पास एक वो रिलैक्स होने वाला ना टाइम ही नहीं है। जो चीज क्लास में आज होगी आपने आज ही जाके रात को घर पे करनी है। आप इसमें लंबा काम नहीं करोगे। ठीक है जी। जो जिस वक्त पढ़ोगे उसी वक्त जाके सॉल्व करोगे, जिस वक्त पढ़ोगे उसी वक्त जाके सॉल्व करोगे। ठीक है जी। सर हमारे पास टॉपिक्स कौन से हैं इसको जरा हम देख लें, लिस्ट डाउन कर लें सर, ताकि आप अपने पास लिख लें सर इसको।
सर इसको नोट कर दे जरा सर शाबाश, साथ साथ में। कैश फ्लोज है हमारे पास सर, हमारे पास इसमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है। हाँ जी, स्क्रीन चेंज हो गई है क्या मतलब? स्क्रीन नजर आ रही है बेटा तुम सबको साफ सुथरी? आलियान चलो जी, चलो जी, चलो जी, स्क्रीन नजर नहीं आ रही है? नौवां है हमारे पास सर रेशोज, 10वां है हमारे पास सिंगल एंट्री, 11वां है हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, मेरा रूम शो हो रहा है बराबर में, कैमरे के बराबर में एक वो आ रहा होगा ना, दूसरा आ रहा होगा, स्क्रीन का आ रहा होगा। दो दो स्क्रीन दो, जैसे स्वाइप करके ऐसे करो उस तरफ आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी सर, ये हमारे पास हैं टॉपिक्स जो हमने कवर करने हैं। ठीक है जी, और ये हमारे पास सर तकरीबन बनते हैं कोई 11-12 टॉपिक्स। ठीक है जी। अब देखिए सर, इनकी एग्जाम सिग्निफिकेंस क्या है वो भी बता देता हूँ सर। पहले तो इनके नंबर्स लिख लें सर। ये IAS 36 है, ये मैक्सिमम 8 नंबर का आएगा। सर ये IAS 20 है, ये मैक्सिमम 8 नंबर का आता है। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी IAS 1, ये मैक्सिमम 8 नंबर का आता है। सर ये IAS 40 है, मैक्सिमम 8 नंबर का आता है। सर ये IAS 23 है, मैक्सिमम 8 नंबर का आता है। सर ये IFRS 15 है, सर ये 15 से लेके 20 नंबर तक टेस्ट होता है। ठीक है जी, नंबर वैसे इसका 20 से 25 है, लेकिन 15 से 20 एवरेज आते हैं। ठीक है जी। कैश फ्लोज IAS 7 है, 15 से 20 नंबर के लिए टेस्ट होता है। PP IAS 16 है, सर 10 से लेके 15 मार्क्स के लिए टेस्ट होता है। रेशोज कोई स्टैंडर्ड नहीं है इसका, सर 10 से 15 मार्क्स के लिए टेस्ट होता है। सिंगल एंट्री 10 से 15 मार्क्स के लिए टेस्ट होता है। NPO सर 10 से 15 मार्क्स के लिए टेस्ट होता है। ठीक है जी सर, ये हमारे पास हैं। आप इसमें देख लें सर, दो बड़े टॉपिक्स हैं, बाकी सारे ऐसे हैं जो 8-8 नंबर के, मेजोरिटी ऐसे हैं जो 8 नंबर वाले हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, 6 पर क्या लिखा है? 6 पर लिखा है रेवेन्यू। कोई मसला नहीं, रूल है, बिल्कुल क्लास ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आलियान आ गए हो तुम? जी मेरे बच्चों, अब नजर आ रहा है सब? अच्छा जी, अजान हो रही है, हम बिल्कुल 1 मिनट का ब्रेक करेंगे।
चलिए जी, अजान होगी खत्म, स्टार्ट करते हैं जनाब। सर ये हमारे पास टोटल कोर्स है और हमारे पास सिर्फ है 45 दिन, ठीक है जी। तो देखो दिमाग में एक चीज ये रखना कि मतलब एवरेज हमारी पर डे क्लास हुआ करेगी कोई 3.5-3 घंटे की, ठीक है। अगर मैं 3.5-3 घंटे भी रखता हूँ टाइम, तो सर मेरे पास कोई 45 दिनों में लगभग जाके कोई 130 घंटे के करीब बनते हैं। 130 घंटे सर मेरा क्लास टाइम हो तो ये टॉपिक्स खत्म तो हो सकते हैं, लेकिन ये याद रखना कि आपको अपने एंड पे घर जाके ठीक ठाक मेहनत करनी है। मतलब यू कैन नॉट, मतलब क्या कहते हैं उसको, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है, डोंट हैव दी अपॉर्चुनिटी कि आप ये चीज पढ़ो देन फिर यार वीकेंड पे मैं जाके देख लूंगा। सर इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू, ठीक है जी। इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू, हैव टू जंप इन इमीडिएटली, ठीक है जी। और आपने फायर फाइटिंग वाला एटीट्यूड रखना है। इतना मैं बता दूं कि तुम में से जो बच्चे FAR1 फास्ट ट्रैक में पढ़ रहे हैं और अभी वो AFC देख कर आ रहे हैं, ठीक है जी, AFC अभी वो देखे आ रहे हैं, बेटा छुट्टी भी तो आएगी ना बीच में, 24 घंटे तो नहीं पड़ेगा ना जी। सर जो छुट्टी दे के आ रहे हैं, मतलब अभी वो दे के आ रहे हैं, क्या नाम है अपना, AFC देकर आ रहे हैं और वो अभी से फास्ट ट्रैक में 1 या 2 पेपर पास कर लेते हैं, 2 उनके एग्जाम्प्ट हैं। यार आप वो बच्चे होंगे जो पहली लॉट जाती है ना बिग 4 में, आप वो बच्चे होंगे, फर्स्ट लॉट जो इंडक्ट होती है बिग 4 फर्म्स में, ठीक है जी। वो ये देखते हैं कि आपने कैफ कितना जल्दी किया। वेरी गुड डिसीजन कि आप जो है अपना 2 महीने जाया नहीं करना चाहते, पढ़ना चाहते हो। लेकिन देखो एक अच्छा डिसीजन जब अच्छा साबित होता है जब उसको बैक करने के लिए आप मेहनत करो साथ में, ठीक है जी। तो सर मैं ये अप्रिशिएट करूंगा कि सर साथ साथ में चलते रहो। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी AFC के पेपर्स देकर आ रहे हैं और वो फास्ट ट्रैक में FAR1 उनका इंट्रो और इको दोनों या दोनों में से कोई एक एग्जाम्प्ट है? कितने ऐसे बच्चे हैं क्लास में? वेरी गुड, ठीक है जी, बेहतरीन जी, बेहतरीन बेहतरीन। चलें जी सर, हम स्टार्ट करेंगे IS 36 से, इंपेयरमेंट से, ठीक है जी। बेटा जहां आपको लगे कि हम थोड़े से टेक्निकल हो रहे हैं, ज्यादा टेक्निकल हो रही है चीजें, तो मुझे रोकेंगे आप लोग और मुझसे सवाल पूछेंगे, ठीक है जी। और मेरी इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है, प्रॉपर रजिस्टर बनाएंगे, साथ साथ में जितना होमवर्क दूं घर जाके, बल्कि आप घर पे ही हो, सॉरी, आप उसी वक्त उसको ग्राउंड करोगे, ठीक है जी। सर मुझे सबसे पहले एक बात बताएं, मेरे पास एक PP है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है जी। मेरे बच्चों इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कैरिंग अमाउंट है 1 लाख रुपए। अच्छा हम सबको पता है कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। मैं नजर आ रहा हूं आपको, मैं नजर आ रहा हूं आपको, है जी, है मेरे बच्चों, क्या आप मुझे देख सकते हैं? जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है, पहले ही बता दें, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, हसन अली, शाहरुख, आसिफ, एहसन, वेरी गुड जी। चलें सर मुझे एक बात बताएं, कैरिंग अमाउंट का हम सबको मतलब पता है, कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है एसेट की कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर 1 लाख रुपए का एसेट मेरे पास पड़ा हुआ है मेरे बच्चों। सर मेरे पास इस एसेट की रिमेनिंग लाइफ से 5 साल है। अच्छा मेरा प्लानिंग मैनेजर जो कि बजट्स बनाता है, वो दौड़ता हुआ आता है मेरे पास और कहता है सर बहुत बुरी खबर ये है कि इस एसेट की मार्केट में वैल्यू, फेयर वैल्यू सर 60,000 रुपए हो चुकी है। आपको पता है जिस एसेट को आपने अपनी बुक्स में 1 लाख रुपए पे रखा हुआ है, मार्केट में 60,000 का बिक रहा है, इतना बुरा हाल हो गया है। मैंने कहा अच्छा, और सर अगर आप ले जाके इसको मार्केट में बेचेंगे आपको 60,000 रुपए तो मिलेंगे, लेकिन मार्केट तक ले जाने का खर्चा, कॉस्ट टू सेल, मार्केट तक ले जाने का खर्चा, ब्रोकरेज वगैरह, सर 5,000 रुपए उसमें भी लग जाएंगे। इसका मतलब अगर आप इस एसेट को आज बेचने जाओ तो यू विल एंड अप रिसीविंग ओनली 55,000 रुपीज। मैंने कहा अच्छा, बिल्कुल ठीक है, 55,000 रुपए मिलेंगे, बेहतरीन है, सही है, कोई मसला नहीं है। उसने कहा मसला नहीं है, 1 लाख रुपए का एसेट 55,000 का हो चुका है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? मैंने कहा मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा मेरे भाई कि मैं इसको बेचने के लिए नहीं रखा हुआ है मैंने, मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। क्या करूंगा? यूज करूंगा। मेरे बच्चों साथ देना है, यूज करूंगा मैं। अच्छा अगर मैं इसको यूज करता हूं इसी एसेट को, तो सर मेरा प्लानिंग मैनेजर कह रहा है कि इससे मुस्तकबिल में जो कैश फ्लोज जनरेट होंगे, जो इस एसेट को यूज करके जनरेट होंगे, सर वो कैश फ्लोज प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में 90,000 रुपए बनते हैं। उसने कहा अब टेंशन ले, क्यों?
क्योंकि ना इस एसेट को बेच के ना इस एसेट को इस्तेमाल करके आपके लाख रुपए पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। एसेट मेरी बुक्स में लाख रुपए पे आ रहा है, बेचूं तो क्या मिले, बेचूं तो क्या मिले बेटा, जरा टाइपिंग करनी है, शाबाश मेरा बच्चा जी। बेचूं तो क्या मिले 55 मिले, इस्तेमाल करूं तो क्या मिले, इस्तेमाल करूं तो क्या मिले 90 मिले। तो मुझे बताओ एक प्रूडेंट आदमी इसको बेचेगा या इस्तेमाल करेगा, एक प्रूडेंट आदमी इसको बेचेगा या इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा। तो मुझे बताओ सर इससे मैक्सिमम रिकवरी, इस एसेट से मैक्सिमम रिकवरी विच इज कॉल्ड द रिकवरेबल अमाउंट, इस एसेट की मैक्सिमम रिकवरेबल अमाउंट, मैक्सिमम रिकवरी कितनी है, रिकवरी कितनी है सर इसकी, सर 10,000 रुपए नहीं सर 90,000 रुपए सर इसकी रिकवरी है। सर आपको लगता है कि आप 1 लाख रुपए में जो एसेट कैरी कर रहे हो अपनी बुक्स में, आपको नहीं लगता कि 1 लाख रुपए पे एसेट जो नजर आ रहा है दिस ओवर वैल्यूड, इट नीड्स टू बी एडजस्टेड, ऐसा ऐसा है। सर मैं लाख रुपए पे एसेट को कैरी करके बैठा हूं, इवेंचुअली मुझे 90,000 रुपए मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या मैं इस एसेट को लाख रुपए पे रखूं या इस एसेट को मैं नीचे ले आऊं, जी मेरे बच्चों, क्या इस एसेट को लाख रुपए पे रखना जस्टिफाइड है, क्या इस एसेट को लाख रुपए पे कैरी करना लॉजिकल है, जस्टिफाइड है, नहीं है सर। मुझे इस एसेट को इमीडिएटली क्या कर देना चाहिए, नीचे ले आना चाहिए। नीचे लाने का मतलब इंपेयर कर देना चाहिए। तो बताओ मैं इस एसेट पे एक एंट्री पास करूं इमीडिएटली, किस चीज की, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, कितने से सर 10,000 रुपए से। 1 लाख रुपए वाला एसेट 90,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसकी मैक्सिमम रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 90,000। तो इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट, ऐसा। तो मुझे पता है इस पूरी बेसिक डिस्कशन में हमने क्या सीखा कि हम पीपी को कब इंपेयर करते हैं, हम पीपी को कब इंपेयर करते हैं, हम पीपी को कब इंपेयर करते हैं, हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कब इंपेयर करते हैं, बताओ जी कब इंपेयर करते हैं, जब उसकी कैरिंग अमाउंट रिकवर होते हुए नजर नहीं आ रही हो, जब उसकी कैरिंग अमाउंट रिकवर होते हुए नजर नहीं आ रही हो। ये बात भेजे में बैठती है। सर मुझे एक बात बताएं, व्हाट इफ के रिकवरेबल अमाउंट 1,10,000 निकलती, व्हाट इफ के रिकवरेबल अमाउंट 1,10,000 निकलती, देन वी वुड हैव डिसाइडेड कि यार इस एसेट को इंपेयर करने की जरूरत नहीं है। ये बात भेजे में बैठती है भाई, ये बात भेजे में बैठती है। अब बताओ सर मैं अगर टेक्निकल टर्म्स में चीजें पूछूं आपसे, तो बताओ सर मेरे पास ये 55,000 क्या है, इस 55,000 को मैं क्या नाम दूं, इस 55,000 को मैं क्या नाम दूं मेरे बच्चों, इस 55,000 को मैं क्या नाम दूं, शाबाश यार जरा पार्टिसिपेट करना है मेरा बच्चा। 55,000 को मैं क्या नाम दूं, इस एसेट को बेच के मुझे 55 मिलेंगे, क्या नाम दूं इसको, मार्केट वैल्यू, नहीं मार्केट वैल्यू नहीं सर, फिर सर इसका नाम है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फिर सर इसको क्या नाम दूं, 90,000 को चलाऊं तो 90,000 बनेंगे, इतना कैश में बना पाऊंगा इंशाल्लाह जी, इतना कैश में बना पाऊंगा। सर दिस इज कॉल्ड वैल्यू थ्रू यूज या वैल्यू इन यूज, ऐसा इतना वैल्यू आपको रिसीव होगा अगर आप इसको क्या करें, चलाएं। सर मेरा सवाल आपसे ये कि सर चलाएं या बेचें, चलाएं या बेचें, सर जहां से पैसे ज्यादा मिल रहे हैं वो काम करना चाहिए, चलाना बेहतर या बेचना बेहतर, सर यूज करें इसको। तो मुझे बताएं सर मेरे पास मैक्सिमम रिकवरी थ्रू यूज आ रही है या थ्रू सेल आ रही है, सर थ्रू यूज आ रही है। तो सर 90,000 की मैक्सिमम रिकवरी आ रही है, 1 लाख तो ये अब भी नहीं है ना, तो मुझे एसेट को क्या करना पड़ेगा, इंपेयर करना पड़ेगा। ये बात भेजे में बैठती है सर, ये बात भेजे में बैठती है सर, ये बेसिक इंपेयरमेंट है, बेसिक इंपेयरमेंट है, आपको एग्जाम में कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन सर ये कैलकुलेट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है जी। बस इसके लिए हमने सारे के सारे रूल्स तय करने हैं, ठीक है जी, सारे के सारे रूल्स तय करने। शाबाश जी, इसको कॉल कर लें सर, इसको उठा लें सर, कॉपी कर लें इसको। 55,000 को हम कहेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, शाबाश जी, इसको हम कहेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, शाबाश जी, कॉपी कर ले बेटा इसको।
जी मेरे बच्चों, बड़े स्टेप आगे। सुफियान डन हो गया बेटा? जरा पार्टिसिपेट करना है मेरा बच्चा, जरा पार्टिसिपेट करना है। अगर वैल्यू न्यूज की अमाउंट फेयर वैल्यू से कम हो तो फेयर वैल्यू हमारी वो बन जाएगी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हमारे पास वो बन जाएगी सर, रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगी। सही जी। सभी क्लियर हो गया बेटा? शाबाश मेरा भाई, जरा जवाब देना है, ठीक है? जरा एक्टिव रहना है। बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास नहीं है ये, क्यूटी की क्लास नहीं है, ठीक है जी? थोड़ी जान मारनी है। बिल्कुल शाहरुख, 90,000 नेट कैश लो जी। सुफियान देख लेते बेटा, रुक जा। चलो जी, बड़ो एक स्टेप आगे जनाब, बढ़ जाए हम। ए मोमिन मुसलमानों, हाँ या ना में जवाब दे दिया करो, सवाब मिलेगा। जवाब आने वाला है जी हाँ। ऑल क्लियर, चलें आगे। और तुम लोगों, शाबाश जी। चलो मेरे बच्चों, चलो जी, हम बात करते हैं फेयर वैल्यू की। हम बात करते हैं फेयर वैल्यू की। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को मैं नजर आ रहा हूं स्क्रीन पे? मेरे हाथ में इस वक्त क्या है? शाबाश जी, एक मार्कर है, वेरी गुड, एक मार्कर है बेटा। फोकस करना, फोकस करना प्लीज। सर ये मार्कर है मेरे पास, ये मैं बेचने जा रहा हूं, ठीक है? मैं इस मार्कर को बेचने जा रहा हूं मार्केट में, ये मेरे पास एक एसेट पड़ा है। मैं मार्कर को लेके जाता हूं और मैं दुकानदार से पूछता हूं कि चाचा ये मार्कर खरीदोगे? ये जो मेरा मार्कर है खरीदोगे? चाचा ने कहा बिल्कुल खरीदेंगे। सर ये जो आपका मार्कर है, आपका एसेट है, ठीक है जी, ये जो कंपनी का एसेट है, जो कंपनी का एसेट है, ये जो कंपनी का एसेट है, इसकी इसकी वैल्यू है से 140 रुपए। 140 रुपए इस स्पेसिफिक मार्कर की वैल्यू 140 है जो मैं लेके जा रहा हूं। चाचा की दुकान पे भी ऐसे ही मार्कर लटका हुआ है। मैंने चाचा से पूछा, चाचा ये तो मार्कर मेरे मार्कर जैसा ही है? चाचा ने कहा बिल्कुल। मैंने कहा ये मार्कर कितने का चाचा जो आपकी दुकान में पड़ा हुआ है? चाचा ने कहा बेटा इस मार्कर की फेयर वैल्यू या इस मार्कर की वैल्यू 160 है। अब बताएं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे अपने मार्कर की वैल्यू 140 आ रही है जो दुकान वाला लगा रहा है, मेरे मार्कर जैसे मार्कर की वैल्यू मार्केट में 160 है, ठीक है जी? चाचा ने कहा अपना मार्कर बेचोगे? मैंने कहा नहीं यार चाचा, तुम पैसे बहुत कम लगा रहे हो, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 150। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 150। किस मार्कर की बात कर रहा हूं? इसकी। मैं कितने लगा रहा हूं? मैं कितने लगा रहा हूं? कितने में बेचने को तैयार हूं? मैं कितने में बेचने को तैयार हूं? 150। वो कितने में खरीदने को तैयार है? वो कितने में खरीदने को तैयार है? 140 में। इस जैसा मार्कर कितने में मार्केट में मिल रहा है? इस जैसा मार्कर कितने में मार्केट में मिल रहा है? 160 में। याद रखना सर, गौर से देखना सर, ये जो 140 रुपए वो बोल रहा है ना, ये कहलाती है बिड प्राइस। ये कहलाती है, यानी सामने वाला बंदा आपका एसेट कितने में खरीदने को तैयार है, आप कितने में बेचने को तैयार हो, ये कहलाती है ऑफर प्राइस। ठीक है जी? आपके एसेट जैसा एसेट मार्केट में कितने में अवेलेबल है, ये कहलाती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये क्या कहलाती है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बिड प्राइस, मेरा ये एसेट मार्केट में कितने रुपए में खरीदने को तैयार है बायर। ऑफर प्राइस, मैं बेचने में कितने को तैयार हूं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इस जैसा मार्कर कितने में अवेलेबल है। मैं अगर आपसे पूछूं बताओ इस मार्कर की फेयर वैल्यू क्या है, इस मार्कर की फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू, व्हाट इज मेंट बाय द फेयर वैल्यू दैट इज रेफर्ड इन द स्टैंडर्ड्स। जी, इस मार्कर की फेयर वैल्यू 160 है, 140 है या 150 है? जी जवाब दे दो। 60 लोग क्लास में बैठे हुए, 5 का जवाब आता है। खुदा के वास्ते जरा बहुत भारी है तुम लोग एटीट्यूड। शाबाश, रिस्पॉन्ड करना है मेरा भाई, मुर्दों को नहीं पढ़ा रहा मैं जी। 160 और 140 याद रखना मेरे बच्चों, याद रखना मेरे बच्चों। सर फेयर वैल्यू होती है वो प्राइस जिसपे ये एसेट मार्केट में बिक सकता है। वो वैल्यू जिसपे ये एसेट मार्केट में बिक सकता है वो क्या है? कम ऑन, क्या है वो क्या है? इसका मतलब है सर एग्जाम में मैंने हमेशा फेयर वैल्यू ट्रीट करना है बिड प्राइस को। मैंने फेयर वैल्यू किसको ट्रीट करना है मेरे बच्चों? बिड प्राइस को।
सर ऑफर प्राइस नहीं होती फेयर वैल्यू। भाई एक चीज के मैं कितने मांग रहा हूं, सर मैं तो इस मार्कर के 1.5 लाख मांगना शुरू कर दूंगा, तो क्या इसकी फेयर वैल्यू 1.5 लाख हो जाएगी? हैं? मैं इस मार्कर के, मैं मार्केट में जाऊंगा 140, मैं कहूंगा भाई मैं तो 1.5 लाख का बेचता हूं भाई। इस मार्कर से मैं बोर्ड पे लिखता हूं, एक बैच में सर मैं 300 बच्चा पढ़ाता हूं, एक बच्चे से मैं सर को 25,000 रुपए फीस चार्ज करता हूं, आप लगा लें 75 लाख रुपए हो गए, तो आप देख लें इस मार्कर की वैल्यू कम से कम 1.5 लाख तो नहीं चाहिए ना उसके अंदर। तो मुझे बताओ क्या 1.5 लाख होगी इसकी वैल्यू? नहीं, हम जो मांगते हैं वो इररेलेवेंट है। ठीक है जी। सर इस जैसे एसेट की वैल्यू वो कहलाती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सर ये इस एसेट की फेयर वैल्यू नहीं है, ये इस एसेट की फेयर वैल्यू नहीं है। अब मुझे बताएं एसेट की हमेशा फेयर वैल्यू कौन सी होगी? शाबाश। एसेट की फेयर वैल्यू क्या होगी हमेशा? उसकी उसकी बिड प्राइस। बिड प्राइस का मतलब वो मार्केट में किस रेट पे बिक सकता है, ऐसा? पक्का? अच्छा जी। अब बताएं सर आइंदा के बाद एग्जाम में रखा है फेयर वैल्यू, तो मेरी नजर डायरेक्ट एग्जाम में सवाल में बिड प्राइस पे जानी चाहिए। ऐसा? कॉपी करो साथ साथ में, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। हेलो। जी बड़े एक स्टेप आगे दोस्त, बड़े। अच्छा जी, फेयर वैल्यू हमने पढ़ लिया सर। सर दूसरी चीज कॉस्ट टू सेल। गौर से मेरा भाई अच्छे तरीके से बताओ, एक एसेट को बेचने पे क्या क्या खर्चे आते हैं? अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि एसेट को बेचने में क्या खर्च आता है तो बता पाओगे? जी सर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेरी गुड। अज्यूम करो ये हमारी कंपनी है, ठीक है, अज्यूम करो ये एसेट यहाँ लगा हुआ है, ठीक है जी। यहां से हम ये लेके जा रहे हैं मार्केट में। सर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो है सर 1,000 रुपए की। और से सुनना, कितने की? 1,000 रुपए की। मार्केट तक मैं ले गया इसको सर, मार्केट में गया तो एक ब्रोकर मिला, ब्रोकर ने कहा लाएं आपका एसेट बिकवा दूं। मैंने कहा नहीं मैं खुद बेचूंगा। उसने कहा किसी का बाप भी आपसे नहीं खरीदेगा, ये मार्केट में बेचूंगा मैं, मेरे हाथों बिकेगा। सर ऐसी बहुत सारी मार्केट्स हैं जिसमें ब्रोकर्स के अलावा आप चीज नहीं बेच सकते, जैसे कि ब्रोकर के अलावा चीजें बेची नहीं जाती, नॉर्म भी नहीं है। जी सर। शेयर्स, वेरी गुड सर। स्टॉक मार्केट है हमारे पास, बॉन्ड्स की मार्केट है, रियल एस्टेट की मार्केट है, जहां आपको ब्रोकर को इन्वॉल्व करना लाजमी होता है, क्योंकि आप अनाड़ी हो, आपको नहीं पता कि कागजात में हेरफेर हो सकती है आपके साथ, तो आप किसको अपॉइंट करते हो? एक ब्रोकर को अपॉइंट करते हो। ब्रोकर आपसे क्या लेता है सर? पैसे लेता है। ब्रोकर ने कहा भाई मैं आपका एसेट बिकवाऊंगा और मैं आपसे 1,800 रुपए चार्ज करूंगा, ऐसा? आपको नहीं लगता ये भी एक कॉस्ट टू सेल है? आपको नहीं लगता ये भी एक कॉस्ट टू सेल है? ऐसा? ऐसा? फिर उसने कहा सर जब आप इसको बेचेंगे ना तो आपको एक स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगी, आपको एक स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगी 500 रुपए की। गवर्नमेंट ने कहा जो भी कैपिटल एसेट बिकेगा, बड़ा एसेट बिकेगा, बेचने वाले को 500 रुपए ड्यूटी देनी पड़ेगी। क्या ये ड्यूटी मेरे पे फर्ज है? हाँ सर फर्ज है, देना है सर। क्या ये कॉस्ट टू सेल में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए सर। और जो सुनना दोस्त, फिर मुझे ये बताया गया कि आपको इस सेल को रजिस्टर कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस 200 रुपए। सर क्या ये बनाना जरूरी? ऑब्वियसली जरूरी है, बेचूंगा तो कागजी कार्रवाई करनी है, जरूरी है जरूरी है जरूरी है, याद रखिएगा दोस्त। अब मुझे एक बात बताएं सर, जब ये एसेट हमारे पास से चला गया, हमने अपनी फैक्ट्री में कुरान ख्वानी कराई, ये कॉस्ट भी तो जरूरी है ना? है? ये कॉस्ट भी तो जरूरी है ना? ये जरूरी है, जरूरी है। इज इट नेसेसरी? नहीं सर, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है जी। हाँ आप अपने सवाब की खातिर करवा लें, लेकिन ये एसेट बेचने के लिए जरूरी नहीं है। तो बताएं सर क्राइटेरिया क्या है कॉस्ट टू सेल के लिए? वो खर्चे जो एसेट को बेचने के लिए जरूरी हैं उनको मैं क्या करूंगा सर? कॉस्ट टू सेल में ट्रीट करूंगा। ऐसा? 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 अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, जब एसेट हमारे पास से चला गया, मार्केट में हमारी बदनामी शुरू हो गई,
भाई इनका मेन एसेट, मेन प्लांट बिक गया, मेन प्लांट बिक गया, अरे इनका तो बेड़ा गर्क हो गया, अरे ये हो गया, वो हो गया। हमें क्या किया सर? एडवर्टाइजिंग की, अपना इमेज रिस्टोर करने के लिए एडवर्टाइजिंग की। जी, क्या ये कॉस्ट कैपिटलाइज, ये कॉस्ट टू सेल में आएगी? क्या ये कॉस्ट टू सेल में आएगी? नहीं सर, नहीं। यू कुड हैव अवॉइडेड दिस कॉस्ट सर, ये सेल के लिए जरूरी नहीं है, ये सेल के लिए जरूरी नहीं है। तो याद रखना सर, दो मोटी मोटी कॉस्ट सर, सेल के बाद एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट टू सेल के अंदर नहीं आएगी। अच्छा सर, फिर क्या हुआ? हमने नई मशीन ली आई, नई मशीन के लिए एम्प्लॉयज को रीट्रेन करना पड़ा, रीट्रेन करना पड़ा। सर रीट्रेनिंग कॉस्ट हमने इनकर की, क्या ये रीट्रेनिंग कॉस्ट पुरानी मशीन की कॉस्ट टू सेल में आएगी? नहीं आएगी। क्यों? ये बेचने के लिए जरूरी नहीं है भाई, ये नए एसेट से रिलेटेड कॉस्ट है, ये हमारे पास नहीं आएगी। तो मुझे बताओ सर, अगर मैं आपको एग्जाम में कॉस्ट टू सेल दूं तो आप चील की तरह निगाहों से उसमें से काम की चीजें पिक कर लोगे? ट्रांसपोर्टेशन नजर आ जाएगा आपको, ब्रोकरेज नजर आ जाएगा आपको, स्टैम्प ड्यूटीज एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड ये नजर आ जाएगा। सर छोड़ना क्या आपने? देखो एग्जामिनर हमेशा इस तरह के 2 पॉइंट्स डालता है, 2.5 पॉइंट्स डालता है, जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। सर कॉस्ट टू सेल में एडवर्टाइजिंग नहीं आएगी बिकॉज ये मशीन को बेचने के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है जी सर, ये जो कॉस्ट है हमारे पास सर, रीट्रेनिंग कॉस्ट, ये नहीं आएगी क्योंकि मशीन को बेचने के लिए जरूरी नहीं है। क्या ये बात मैं आपको समझा पाया? क्या ये बात मैं आपको समझा पाया? हाँ जी। अब बताओ सर, अगर मैं दोनों चीजों को मिला के कहूं, फेयर वैल्यू क्या है सर? फेयर वैल्यू क्या है? व्हाट इज फेयर वैल्यू? व्हाट इज फेयर वैल्यू? फेयर वैल्यू इज द बिड प्राइस at which we can sell our asset in the market, the amount that is payable, या the amount that is agreed by the who? मार्केट पार्टिसिपेंट या बायर। ठीक है जी। एडवर्टाइजिंग बेचने के लिए तो हो, एसेट के लिए वो भी जरूरी नहीं है यार, ठीक है ना। नए प्रोडक्ट बनाने उसकी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आउट होगी उस प्रोडक्ट के मार्केटिंग एक्सपेंस में, ठीक है ना। इस एसेट से रिलेटेड नहीं है ना। हम्म देखो ये जो एसेट है ना, ये मेरा पीपी है, ये इन्वेंट्री नहीं है, ठीक है, ये इन्वेंट्री नहीं। अच्छा, इसको बेचने के लिए मैंने एड्स वगैरह दिए हैं, इसकी बात करो सर, इसको बेचने के लिए मैंने एड्स दिए। मुझे एक बात बताओ सर, इसको बेचने के लिए जब मैं एड्स दूंगा तो क्या ये सेल करने के लिए जरूरी है? सर अगर कोई कोई कस्टमरी प्रैक्टिसेस ऐसी है कि यार बगैर एडवर्टाइजमेंट के चीज बिकती ही नहीं है तो फिर जरूरी है। अदरवाइज सर आम हालात में बगैर एडवर्टाइजमेंट की भी चीज बिक जाती है, बिक जाती है, जरूरी खर्चों में नहीं है। दाम अच्छे लग जाएं इसके लिए लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सही है, दाम लगे ही ना ऐसी सिचुएशन है कि बिकेगा ही नहीं। मिसाल के तौर पर भाई मैं जंगल में रहता हूं, ठीक है जी, मैं शहर से बहुत दूर रहता हूं, मैं ऑयल एक्सपायर्ड डालूंगा तो ही जाके एसिड बिकेगा, तो फिर आप उसको कॉस्ट टू सेल में ले सकते, ठीक है जी, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी, बढ़े आगे एक स्टेप, बढ़ जाए मेरे बच्चों, बढ़े। सवाल दूंगा टेक्निकल, थोड़ा सा आसरा रखना है, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होगी, कर लोगे हैं? पक्का? देखो ऑयल एक्सपायर्ड एडवर्टाइजमेंट अफसाना इसलिए भी आती है कि बहुत सारे लोग एसेट्स बगैर इसके भी बेच सकते हैं। मैं कह रहा हूं इसके बगैर ना बिके ना, भाई एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे एसेट बिकेगा ही नहीं, हम लेके नहीं जा सकते मार्केट, तो फिर आपने एडवर्टाइजमेंट को कॉस्ट टू सेल में लेना, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी, बढ़े आगे, चलो अब आप जरा प्यारा भाई उसको लेके चलते हैं एक स्टेप आगे। सवाल है मेरे दोस्तों, मेरे पास एग्जामिनर कह रहा है कि एक एसेट की कैरिंग अमाउंट है 160,000। बेटा मुझे अच्छा जवाब चाहिए इस पे, ठीक है जी। सर इस एसेट की मार्केट वैल्यूज, मार्केट वैल्यूज की रेंज, रेंज कुछ इस तरह से है कि बिड प्राइस है, सॉरी ऑफर प्राइस है इसमें ऑफर प्राइस है 1,20,000 की, ठीक है जी। बिड ऑफर का एवरेज 1,26,000 है, बिड ऑफर का एवरेज, ठीक है जी।
सिमिलर एसेट की फेयर वैल्यू 1,40,000 है, ठीक है जी। कॉस्ट टू डिस्पोज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 8,000 की, नोटरी चार्जेस नोटरी चार्जेस नोटरी चार्जेस क्या होते हैं सर? नोटरी चार्जेस क्या होते हैं सर? जब आप कोई ट्रांजैक्शन करने जाते हैं, कुछ चीज खरीदने बेचने जाते हैं, तो आपको मतलब नोटरी वाले से जो हमारा गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो पे करने पड़ते हैं, ठीक है जी। आपको ये नोटरी करवानी पड़ती है सर, इसकी नोटेशन करवानी पड़ती है, वेटिंग करवानी पड़ती है सर किसी अच्छे लॉयर से, ये इससे किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से। सर नोटरी चार्जेस वाले करता क्या है, एक स्टैंप लगा देता है इसके ऊपर और उस स्टैंप के पैसे आपसे ले लेता है और वो गवर्नमेंट में जमा करा देता है, ठीक है जी। नोटिफाई हो जाती है सर। फिर नोटरी चार्जेस के बाद सर मेरे पास मार्केटिंग एक्सपेंस ऑन restoration of our image, ये है हमारे पास 3,000 रुपए की मार्केटिंग कॉस्ट आएगी, ठीक है जी। सर रीट्रेनिंग कॉस्ट ये आएगी हमारे पास 1,000 रुपए की, ठीक है जी। सर एसेट का वैल्यू इन यूज इज 95,000, ठीक है जी। मुझे निकाल के दें इम्पेयरमेंट सर। जी भाई, मुझे टेक्निकल लकूना नहीं चाहिए क्लास सवाल में। हाँ जी, दफा कर उसको, दफा छोड़ दे। इम्पेयरमेंट निकालनी है इसमें, शाबाश मेरे बच्चों। इम्पेयरमेंट इम्पेयरमेंट इम्पेयरमेंट, वी हैव टू कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस है 38,000 पक्का। किसी का 44 आ रहा है, किसी का 34 आ रहा है, शाबाश यार, आई नीड सीरियसली गुड एफर्ट यार। जी बिल्कुल सही कह रहे हो, पक्का। फोर्टी 42, चलो जी शाबाश यार, माशाल्लाह अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हो। छब्बीस हजार का है मुस्तफा, इंपेयरमेंट है 48,000 मास की इंपेयरमेंट आ रही है। बास 44,000 ला के बैठा हुआ है, सुफियान के 42 आ रहे हैं। माशाल्लाह इतनी वेरिएशन एक ही क्लास में, शाबाश मेरे बच्चों। अली अब्बास का 34 आ रहा है, 42 ही आएगा। मरियम 21, हसन अली 44, 24,000 शायद, फबीहा 44। चलो जी आओ यार, कर लिया आप लोगों ने, थक गए हो, मैं करा दूं। देखो एग्जामिनर ने आपको इस सवाल में ऑफर प्राइस दी जो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं थी, और उसने फिर कहा बिड और ऑफर का एवरेज भी मौजूद है, ठीक है ना। बिड और ऑफर का एवरेज भी मौजूद है। पहले हमारा स्टैंडर्ड कहता था कि ऑफर और बिड का एवरेज लो, उसके अंदर टेक्निकल मसला क्या था कि ऑफर प्राइस तो आपने अपनी तरफ से डालनी है, तो आप जो फेयर वैल्यू डालनी है डाल दो, ठीक है जी। फिर उनको एक लकूना नजर आया कि नहीं यार ये तो बेड़ा गर्क कर देगा, तो उन्होंने फिर ऑफर प्राइस को मतलब सिरे से ही मना कर दिया। अब एक ही फेयर वैल्यू की मेजरमेंट है, वो क्या है, बिड प्राइस। अब आए जरा सर इसमें से बिड प्राइस निकालना है। अच्छा आपको एवरेज तो पता ना कैसे निकलता है,
एवरेज कैसे निकलता है? सर मैंने बिड प्राइस रखी होगी, मैं बिड प्राइस को एक्स कह दूं और मैंने साथ में रखा होगा क्या चीज, ऑफर प्राइस, और उसको मैंने डिवाइड कर दिया होगा किससे, 2 से, तो ये मेरे पास आ रहा है 1,26,000। अब बताओगे मेरे पास बिड प्राइस 1,32,000 यानी 126,000 इंटू 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास बिड प्राइस कितनी आ जाएगी, बिड प्राइस कितनी आ गई बाबू, बिड प्राइस कितनी आ गई, व्हाट इज द बिड प्राइस, 1,32,000। मुझे बताओ ये समझ में आ गया, मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ आ गया तुम लोग, ये समझ आ गया बिड प्राइस कैसे आई है जी, ये समझ आ गया बिड प्राइस कैसे आई, पक्का पक्का? क्लास के 60 लोगों में से 10 लोग रिप्लाई करते हैं पक्का, पक्का जी, बढ़े आगे। यार 1 मिनट मुझे दोगे, मेरी फैमिली आई हुई है, मैं सिर्फ एक चीज देख के आ जाऊं, ठीक? जी मेरे बच्चों, जी मेरे बच्चों, अब आए जरा सर 1,32 तो आगे मेरे पास बिड प्राइस, मेरे बच्चों बिड प्राइस आ गई। और इस बिड प्राइस के बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे पास कॉस्ट टू सेल कितना है सर, मुझे बताएं मेरे पास कॉस्ट टू सेल में क्या क्या आएगा और क्या क्या इग्नोर करना है। अच्छा रोमान पूछ रहा है कि सर बिड प्राइस ऑफर प्राइस से ज्यादा कैसे हो सकती है। सर देखें एक चीज याद रखें, एक चीज होती है एक चीज का बिजनेस सेंस और एक चीज होती है एग्जाम, ठीक है जी। एग्जाम में आपको वो 50,000 किस्म की ऐसी चीजें देगा जिसका बिजनेस सेंस नहीं बन रहा होगा, इसका फिर भी बन सकता है, इसका फिर भी बन सकता है। सर बाज़ औक़ात ऑफर प्राइस कोट की जाती है बिड प्राइस मालूम करने से पहले, ठीक है जी। और जब बाद में पता चलता है कि जी इसकी बिडिंग सिग्निफिकेंटली हायर हुई है उस चीज से जो हम मांग रहे थे, तो ये पॉसिबल है, ठीक है जी, ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन याद रखना एग्जाम में ना किसी भी चीज का बिजनेस सेंस ढूंढने मत निकल जाना। अकाउंटिंग के पेपर में सर एक पेपर में आईकैप ने पूछा कि साल में ना 4 दफा शेयर्स इशू किए कंपनी ने, कितनी दफा, 4 दफा, एक कंपनी ने 4 दफा शेयर्स इशू किए। अच्छा हमारे यहाँ लॉ में लिखा है कि कंपनी सिर्फ 1 दफा शेयर इशू कर सकती है। अब बताओ मैं उसका अकाउंटिंग के हिसाब से जवाब दूं, 4 दफा एंट्री पास करूं, या मैं उसको कह दूं कि गैर कानूनी है। एंट्री पास करेंगे ना, बिकॉज हम लोग आईकैप में लॉ का पेपर नहीं दे रहे थे, हम क्या दे रहे थे, अकाउंटिंग का पेपर। तो हमें 4 दफा एंट्रीज पास करनी थी। इसी तरह बेटा मतलब वहां
हमने ना एग्जामिनर से कोई बहस नहीं करनी। मुझे बताओ सर मेरे पास इसमें से कौन कौन सी कॉस्ट टू सेल में आएगी चीजें। फर्स्ट टू विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट एंड, हाँ जी सर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इट अ नेसेसरी कॉस्ट? सर ऑब्वियसली मार्केट तक ले जाने की कॉस्ट नेसेसरी कॉस्ट होगी। क्या मैं ये समझा पाया? यस सर। सर नोटरी चार्जेस, याद रखना सर नोटरी चार्जेस जरूरी चार्जेस हैं, इसके बगैर सेल डीड कंसिडर नहीं होती। नोटरी चार्जेस लाजमी हैं, ठीक है जी, नोटिफाई करवाना लाजमी है। सर मार्केटिंग एक्सपेंसेस ऑन द रेस्टोरेशन ऑफ इमेज, जी मार्केटिंग एक्सपेंसेस नॉट नेसेसरी, इग्नोर देम। जी सर। रीट्रेनिंग कॉस्ट, रीट्रेनिंग कॉस्ट, रीट्रेनिंग कॉस्ट मेरे बच्चों इग्नोर्ड, इग्नोर्ड, क्योंकि रीट्रेनिंग के बगैर भी एसेट आराम से बिक जाता। मुझे बताओ क्या सिर्फ यही दो खर्चे हैं, यही दो खर्चे हैं जो मेरे लिए कॉस्ट टू सेल में आएंगे? यस सर। ये कितने होते हैं सर? 10,000। तो बताएं क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि मेरे पास कॉस्ट टू सेल सिर्फ 10,000 रुपए की है? अब बताओ सर अगर मैं सारा डाटा अपने सामने रखूं, ठीक है जी, तो मेरे पास एसेट का कैरिंग अमाउंट है कितने का? 160,000। अगर मैं आपसे कहूं सर मेरे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 132। मेरे बच्चों कॉस्ट टू सेल कितनी है सर? 10,000। ये नेट होगी कितने रह गए? 122,000। डन हो गया। अब बताएं सर ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एक कंपोनेंट आ गया। मेरे बच्चों अगर मैं एसेट को चलाता हूं, चलाता रहूं चलाता रहूं चलाता रहूं चलाता रहूं, तो बताओ मेरे पास कितने रुपए का कैश जमा होगा? 95,000 का। मुझे एक बात बताओ, 95,000 का कैश आएगा, बताओ इस एसेट से ज्यादा पैसा चला के आ रहा है या बेच के आ रहा है? इस एसेट को ज्यादा चला के पैसा आ रहा है या बेच के आ रहा है? जी बेच कर आ रहा है। तो बताएं इसकी मैक्सिमम रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? सर 1,22,000। क्या ये 1,22,000 रुपए आपको 1,60,000 रुपए रिकवर करते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। मुझे बताएं मेरे पास कितने रुपए का इंपेयरमेंट लॉस मुझे अपेरेंटली नजर आ रहा है? जी जनाब 38,000 रुपीज का। मुझे बताओ इसमें गलती क्या हुई थी? किसी का 22 आ रहा था, किसी का 42 आ रहा था, हैं? कहां गलती की थी? कितने लोगों ने एवरेज में गलती कर दी थी? बिड ऑफर के एवरेज में गलती कर दी थी? बिड प्राइस की जगह चलो एवरेज ले, चलो वो लेके हम चलेगा, ऑफर प्राइस लेके चलो, खैर खैर कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ सर अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं और आप इसको लिखें, देखो बेटा एक्सट्रीमली सॉरी, इतना टाइम नहीं है कि हम आराम आराम से शुरू में आपका टाइम वेस्ट करें और फिर मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं। मैंने आपको डे 1 से ही पढ़ाना शुरू कर दिया, इसके लिए अपॉलॉजीज, ठीक है? लेकिन कॉपी कर लें सर इसको। कैरिंग अमाउंट को एनपीवी भी बोल सकते हैं, नहीं किसने बोल दिया? एनबी भी बोल सकते हैं, नेट बुक वैल्यू पी भी नहीं बोल सकते। मिक्स है। हाँ मरियम बताओ बिड प्राइस किसको कहते हैं बेटा? बिड प्राइस किसको कहते हैं मेरा बच्चा? वो प्राइस जिस पे चीज बिक सकती है। ऑफर प्राइस वो प्राइस है जो मैं बहैसियत सेलर मांग रहा हूं। अगर एग्जामिनर इसका एवरेज करके दे दे तो आपने क्या करना होगा? इसको इसको आपने क्या करना होगा? इसमें से बिड प्राइस निकालनी होगी, सही? याद रहेगा? ये मरियम को सवाल है मेरा बच्चा, तो पूछ लो उस पर।
बड़े बेटा आ गए। चलो पक्का बढ़ जाए। चलो जी सेट है भाई। चलो फेयर वैल्यू क्लियर, फेयर वैल्यू क्लियर, कॉस्ट टू सेल क्लियर, पक्का। अब एक चीज रह गई जो हमने देखनी है, वो क्या है? वैल्यू इन यूज। ठीक है, गौर से देखना सर, गौर से देखना मेरे बच्चों। सर मुझे एग्जामिनर देता है एक एसेट और कहता है कि भैया इस एसेट का, इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का या इस प्लांट का जो कैरिंग अमाउंट है वो है 1 लाख रुपए या से 4 लाख रुपए। मैंने कहा ठीक है जी। उसने कहा भैया इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये लो हमने आपको खुद बता दी। मैंने कहा ठीक है सर। उसने कहा आप निकालो इसकी वैल्यू इन यूज। क्या निकालो? वैल्यू इन यूज। खुद मुझे बताओ वैल्यू इन यूज का मतलब क्या होता है। अज्यूम करो मेरे पास एक गाड़ी है जो मैं उबर में चलाता हूं, उबर करीम में चलाता हूं मैं गाड़ी, उसकी वैल्यू इन यूज कैसे निकालूं? मतलब मुझे कितने पैसे ओवर द पीरियड कमा के देगी, कैसे निकालूं? हैं सोचो, एक गाड़ी तो मैं कितना कमा के देगी, उसकी वैल्यू कैसे निकालूं, वो अमाउंट कैसे निकालूं? मैं ये देख लूं कि सर उससे किराया कितना मिलेगा लोगों से, ऐसा अंदाजा नहीं होगा ना। ओवर द पीरियड अंदाजन कितना किराया मिलेगा, कितना मुझे वो किराया कमाने के लिए पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा, कितना मैंने ऐसे ड्राइवर को पैसे देने, ऐसा ये सारी चीजें इनफ्लोज और आउटफ्लोज नेट कर दूं, एक्सपेक्टेड इनफ्लोज एंड एक्सपेक्टेड आउटफ्लोज अगर मैं नेट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? नेट कैश फ्लोज। ऐसा? क्या मैं सही बात कर रहा हूं? क्या मैं कोई मतलब खलाई मखलूक वाली बात तो नहीं कर रहा? हाँ जी, हाँ जी, खवन्नक वाली बातें तो नहीं कर रहा ना, पागलों वाली बातें तो नहीं कर रहा ना? समझ में आ रही ना चीजें? चलो मैं अपने प्लानिंग मैनेजर से पूछता हूं कि इस एसेट की लाइफ कितनी है। उसने कहा सर इस एसेट की टोटल लाइफ है 5 साल, 1 2 3 4 और 5 साल। डन। उसने कहा भैया इस एसेट से ओवर द पीरियड हमें मिलेंगी सेल्स। मैंने कहा अच्छा सेल्स मिलेंगी? उसने कहा हाँ, 5 लाख की सेल्स, 4 लाख की सेल्स, 6 लाख की सेल्स, 3 लाख की सेल्स और आखिरी साल में भी 2 लाख की सेल्स देके जाएगा। मैंने कहा वेरी गुड। तो क्या इस मशीन में हम फूंके मारेंगे जो ये सेल होगी? नहीं सर, हमें क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट इनकर करना पड़ेगी। किस चीज की कॉस्ट? सर मटेरियल लेना पड़ेगा सर, लेबर लाना पड़ेगा सर, ओवरहेड्स लाने पड़ेंगे, खर्चा करना पड़ेगा सर, तब जाके तो सेल जनरेट होगी। भाई खर्चा होगा कोई पहले साल 2.5 लाख का, खर्चा होगा कोई 2,10,000 का। ये आपको एग्जामिनर खुद देगा, खुद देगा आपको ये वैल्यूज। 3.5 लाख, 1,60,000 और 1,10,000, यही है। अब बताएं सर। मैंने कहा अच्छा बस यही रिसीव होंगे। उसने कहा ये सेल और कॉस्ट नेट करके आपको जो पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे भैया? कितने? 2.5 लाख, फिर 190, 190 ये 250, फिर 140 और 90। डन। इसमें कौन से खर्चे लेते हैं और कौन से नहीं, ये मैंने अभी नहीं बताया। अब बताएं सर, इन सब की मैं निकालूंगा प्रेजेंट वैल्यू। ओ भाई ये क्यों, ये क्यों भाईजान, ये क्यों? बस ये कैश आ रहा है गिन लो ना। नहीं सर, जो 1 रुपए की वैल्यू आज है 1 साल बाद नहीं होगी,
2 साल बाद उससे भी कम होगी, 3 साल बाद उससे भी कम होगी, 4 साल बाद में भी उससे भी कम होगी, ऐसा ऐसा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना पड़ेगा। सर तो फिर आपने फेयर वैल्यू को डिस्काउंट क्यों नहीं किया? फेयर वैल्यू कब मिल रही थी? मशीन बेचूंगा तो पैसे कब मिलेंगे? अगर मैं ये मशीन बेच देता पैसे कब मिलते? 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद या 6 साल बाद। अगर मेरे बच्चों में इस मशीन को बेचने जाता तो 2,90,000 मुझे कब मिलते? आज मिलते मुझे, आज। मुझे प्रेजेंट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। क्या मुझे इसमें प्रेजेंट वैल्यू लेने की जरूरत है? नीचे जो आ रहा है, नीचे जो वैल्यू न्यूज आ रहा है उसमें प्रेजेंट वैल्यू लेने की जरूरत है। हाँ, बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज अ फैक्टर टू बी कंसिडर्ड। ऐसा। अब बताएं सर, मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू एक रेट से निकाल रहा हूं जो मुझे एग्जाम में गिवन होगा। ये रेट कैसे डिटरमिन होता है इस पर हम आगे बात करते हैं, ठीक है जी। अब बताओ मेरे बच्चों, मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं। सर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं किससे? 1 + 10% रेज टू द पावर 1। प्रेजेंट वैल्यू तो निकालने आती है ना? प्रेजेंट वैल्यू निकालने आती है हम सबको, श्योर। सर फिर डिवाइडेड बाय 1 + 10% अगेन, बट दिस टाइम रेज टू द पावर 2। सर डिवाइडेड बाय 1 + 10% रेज टू द पावर 3। सर डिवाइडेड बाय 1 + 10% रेज टू द पावर 4। सर डिवाइडेड बाय 1 + 10% रेज टू द पावर 5। मुझे बताओ सर, मेरे पास कितने रुपए की प्रेजेंट वैल्यू आती है? इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो कितनी? 227,272। फिर जी मेरे भाई नेक्स्ट, ये कितना है? 1,90,000 का प्रेजेंट वैल्यू, 1,90,000 की प्रेजेंट वैल्यू। इस 1,90,000 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आती है? 150,157,025। आहत मुझे एक साथ नहीं चाहिए, अलग अलग चाहिए। बेटा क्या आप लोग ये कैलकुलेट करके दे सकते हो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं है घर पे? मतलब इनके पास अभी अभी सामने अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ से वर्चुअल कैलकुलेटर खोल देता हूँ ताकि आप लोग कैलकुलेट कर सको। कितने लोगों के पास इस वक्त उनकी डेस्क पे कैलकुलेटर मौजूद नहीं है? मैं यहाँ से वर्चुअल कैलकुलेटर खोल रहा हूँ, कितने लोगों के पास नहीं है? लिख के दे दें मुझे। कितने लोगों के पास नहीं है? मैं यहाँ से वर्चुअल कैलकुलेटर खोल दूं। एक हमजा असद के पास नहीं है, और जी कितने लोगों के पास नहीं है? बेटा मुझे बता दो, मैं यहाँ से उनके लिए ऑप्शन है ना मेरे पास, जिन के पास नहीं है मैं उनके लिए खोल देता हूँ कैलकुलेटर। अजीब लोगों को बताओ हाँ या ना में तो जवाब दो। ये जिन 5 लांतियों ने लिखा है ना कि वर्चुअल कैलकुलेटर खोल दें, बगैर तो कोई ऐसा कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है। मैं सिर्फ ये देख रहा था कि तुम FAR1 की क्लास में भी बगैरत बन के बैठे हो और बगैर कैलकुलेटर के क्लास ले रहे हो। कोई कैलकुलेटर ऐसा नहीं है मेरे पास। भंगियों क्या आ रहा है ये मुझे बताओ, क्या आ रहा है? मैं नजर आ रहा हूं आपको? चले जी, क्या आ रहा है सर? 187,828। फिर सर 1,40,000 की प्रेजेंट वैल्यू, 95,622। फिर सर लास्ट वाला 55,583। अब बताओ इन सबको मिला जुला के कितने पैसे बनते हैं? 723। वेरी गुड जी। ये आ गई हमारे पास वैल्यू इन यूज 723,631। क्या आपको इस एसेट से 4 लाख रुपए से ज्यादा रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं जी? इस एसेट को बेचूं या चलाऊं? पहले ये बताओ, बेचूं या चलाऊं? बेचूं या चलाऊं? बेचूं या चलाऊं? बेचूं या चलाऊं सर? यूज करें, यूज क्यों करें? यूज क्यों करें? वाई शुड वी यूज दिस एसेट? वाई शुड वी यूज दिस एसेट? बिकॉज सर यूजेज से कुछ 7,23,000 रुपए की अमाउंट बन रही है, ठीक है जी।
तो मुझे बताएं इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है सर? 7,23,631। क्या 4 लाख तुम्हें रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या 4 लाख रुपए तुम्हें रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं? हैं जी, आ रहे हैं ना सर? इसका मतलब है ये एसेट बिल्कुल भी इम्पेयर्ड नहीं है, ये एसेट बिल्कुल भी इम्पेयर्ड नहीं है, और कोई गेन बुक करने का सोचना भी नहीं। ठीक है जी, और कोई गेन बुक करने का सोचना भी नहीं। सिर्फ एक जवाब दो, इज दिस एसेट इम्पेयर्ड और नॉट? नो सर, इट इज नॉट इम्पेयर्ड। ऐसा अब आप लोग ये कॉपी कर रहे हैं, ठीक है जी। और मुझे 1 मिनट दे रहे हैं, ठीक है जी, ये कॉपी करें, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें। एक कुर्ता आया हुआ है, मैं उसका नाप चेक कर लूं, ठीक है जी, फिर मैं आ रहा हूं।
जी मेरे बच्चों, सॉरी यार, मेरे घर में शादियां चल रही हैं 2 और बस भाग दौड़ चल रही है, एक्सट्रीमली सॉरी। चलें जी, बड़े हम आगे दोस्त, तैयार हो? दूं एक सवाल करने को, हैं जी? पक्का? चलो जी। सर्दी नहीं लग रही है अभी? बेगम लेकर आई तो तीसरी चौथी एक साथ नहीं भाई, 2 ही है। हाँ जी, तो सर मेरे पास क्वेश्चन है, मिसाल के तौर पर सर मैं भी आपको आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको हैंड आउट दूंगा, उसके अंदर से क्वेश्चंस करवाना शुरू कर रहा हूँ ताकि आपकी बेस बन चुकी है। अब मैं क्वेश्चंस पे जाऊंगा सर। सर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास एक एसेट है जिसकी कॉस्ट थी 100 रुपए, जिसके अगेंस्ट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मौजूद है 40 रुपए का, और ये फिगर्स हमें दी हुई है 1 जनवरी 2019 की। ठीक है जी। इस एसेट की रिमेनिंग लाइफ 4 ईयर्स है। ठीक है जी, 4 साल इसकी रिमेनिंग लाइफ है। ठीक है जी। सर आपको ये बताया गया है कि सर इसकी फेयर वैल्यू टुडे टुडे है सर कोई 50 रुपए, कॉस्ट टू सेल 4 रुपए, और सर 4 इयर्स लेटर अगर आप इसको 4 साल इस्तेमाल करके बेचोगे ये 10 रुपए का बिकेगा और 2 रुपए की इसकी सर कॉस्ट टू सेल होगी। मुझे बताओ सर मैं 4 साल बाद इसको कब बेचूंगा? कब 4 साल बाद इसको बेचूंगा? इस्तेमाल करने के बाद? ऐसा ऐसा है, इस्तेमाल करने के बाद बेचूंगा इसको। अच्छा जी, फिर सर मुझे एक बात बताएं, इस एसेट से मिलने वाले कैश फ्लोज कुछ यूं होंगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। सेल्स 70 रुपए की, 60 रुपए की, 50 रुपए की, 52 रुपीज की, ऐसे 42 रुपीज की। फिर सर इसकी कॉस्ट होगी 15 रुपए की, 18 रुपए की, 10 रुपए की, 12 रुपए की। ठीक है जी। सर डेप्रिसिएशन, मशीन का डेप्रिसिएशन होगा कितना जी? 15, 15, 15 और 15। सर डिस्काउंट रेट आपको दिया हुआ है 10% का। मुझे बताएं क्या इस एसेट में इंपेयरमेंट है? सर शाबाश, जल्दी से निकाल के दें। क्या इस एसेट में इंपेयरमेंट मौजूद है? मुझे बताओ मेरे पास क्या 2 चॉइसेस हैं इस एसेट से रिलेटेड। व्हाट आर द 2 चॉइसेस दैट आई हैव? व्हाट आर द 2 चॉइसेस दैट आई either should I sell it right now at 50 minus 4 or should I use it for 4 years and then फिर उसके बाद मैं उसको बेचूं कितने में? 10 minus 2 में। शाबाश जी, मुझे बताएं सर। हाँ जी, मुझे बताओ सर, वैल्यू न्यूज किसकी निकलती है? कैश फ्लोज की निकलती है। वैल्यू न्यूज किसकी निकलती है? कैश फ्लोज की निकलती है। क्या वैल्यू न्यूज कैश फ्लोज की निकलती है? सर वेरी गुड सर, बिल्कुल कैश फ्लोज की निकलती है। क्या डेप्रिसिएशन एक कैश फ्लो है? क्या डेप्रिसिएशन एक कैश इनफ्लो है? नहीं सर। तो वैल्यू न्यूज निकालते हुए इसको इसको क्या करना है? इग्नोर करना है, इग्नोर करना है। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश 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 शाबाश।
सर ये पूछ रहा था कि ये जो ये टू वेरिएंट्स में नहीं बेटे, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। रियाज अहमद की पेरेंट कंपनी कौन सी है? जी मेरे भाई, मतलब यू वांट टू से कि इसमें कोई इंपेयरमेंट नहीं है? नो इंपेयरमेंट अब्दुल आद। सामिया भी कह रही है नो इंपेयरमेंट जी। जी मनोज, हाँ वो डालेंगे ना उसमें। बिल्कुल 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 डलेगा, बिल्कुल डलेगा, बिल्कुल डलेगा। वो कैश फ्लोज के अंदर लाजमी आएगा, लाजमी आएगा जी। मैं करा दूं उसको। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे बच्चों, मुझे एक चीज ये बताओ मेरा प्यारा भाई, अगर मैं इस एसेट का, अच्छा देखो, मैं अभी जब भी एग्जाम में सवाल सॉल्व कर रहा हूँ ना, मैं एक प्रोफॉर्मा बनाऊंगा। ठीक है जी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यही स्पेलिंग होती है परफॉर्मा की, या PRO होता है जी। पीले स्कूल का हूं भाई, मुझे गाइड करना है आप लोगों ने, ठीक है। मुझे बताएं सर, मेरे पास एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना है? ओनली 60 रुपीज। पक्का? पक्का मेरे बच्चों, ओनली 60। 100 माइनस 40 इज 60 रुपीज। पक्का? चले जी, बताएं मेरे पास वैल्यू इन यूज निकालना है मैंने, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वो दी हुई है सर। कितनी है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल? अभी बेचूं 50 का, और 4 रुपए की सर मेरी कॉस्ट टू सेल होगी, तो 46। डन। अभी मुझे क्या निकालना है सर? वैल्यू इन यूज निकालना है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4।
क्या सेल्स जनरेट होगी इससे? बिल्कुल जनरेट होगी। कितनी? 70 60 50 42। कॉस्ट आएगी इधर? हाँ सर आएगी। 15 18 10 12। फिर डेप्रिसिएशन? नहीं सर डेप्रिसिएशन नहीं आता, नहीं नहीं डिडक्शन नहीं आता सर। फिर सर इसकी एंड में रेजिडुअल वैल्यू होगी नेट। नेट रेजिडुअल वैल्यू कितनी? 8 रुपए। ऐसा ये कहां से आई सर वैल्यू? ये बताएं ये कहां से आई? सर 10 रुपए का एक एसेट बेचेंगे मिनट पे, 2 रुपए की इसकी रेजिडुअल कॉस्ट होगी, तो सर अगर मैं नेट कर दूं तो मेरे पास 8 रुपए बनते हैं। बताएं सर मेरे पास अब नेट कैश इनफ्लोज कितने आ रहे हैं? 55। फिर मेरा बच्चा 42 40 और 38। मेरे बच्चों मैं इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं किस रेट से? 10% से। तो मुझे बताओ मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूं? सर डिवाइडेड बाय 1.1 यानी 1 + 10% डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 4। क्या आ रहा है मुझे बताओ? 50। ठीक है। फिर 35। फिर 30। फिर 25। सर मुझे इनका टोटल बताओ कितना आ रहा है? 140। अब बताएं सर मेरे पास वैल्यू न्यूज इज 140। क्या आपको ये एसेट इंपेयर होता हुआ नजर आ रहा है? क्या इसकी रिकवरेबल अमाउंट 1,40,000 है या 140 है? क्या इस एसेट ने अपनी कैरिंग अमाउंट को आराम से रिकवर कर लेना है? यस सर। क्या ये एसेट बेटा आपको इंपेयर होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं। अच्छा मुझे फिर एक बात बताओ, अभी तक मैंने जितनी चीजें कराई हैं वो आपके जहन में बैठ रही हैं? हैं जी? ज्यादा तो नहीं लग रहा आपको? हैं जी? चलो इसको कॉपी कर लो सर, शाबाश। जी अब्दुल मेमन बोलो, अब्दुल अहद मेमन बोलो बेटा। डेप्रिसिएशन क्यों नहीं ली? मुझे बताओ मेरे पास ये जो वैल्यूज आ रही है ना, ये आ रहे हैं कैश फ्लोज। क्या डेप्रिसिएशन एक कैश फ्लो है? क्या डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जो कंपनी अपनी जेब से पे करेगी? नहीं सर, नहीं पे करेगी। डिडक्शन के लिए तो कंपनी ऑलरेडी पे कर चुकी है ना। कब? सर जब एसेट खरीदा था। तो डेप्रिसिएशन अगर मैं लेस करूंगा तो सर डबल काउंटिंग हो जाएगी। मैं एसेट ऑलरेडी खरीद चुका हूं, पैसा खर्च कर चुका हूं, तो मैं डेप्रिसिएशन को कभी भी अपने कैश फ्लोज में नहीं लूंगा। अब्दुल क्लियर हुआ बेटा? ठीक है जी। जी मेरे बच्चों क्या हम आगे बढ़े? क्या हम आगे बढ़े? मेरे बच्चों क्या हम आगे बढ़ जाएं? कर लिया आप लोगों ने? वेरी गुड मेरा बच्चा। कल क्लैश आ रहा है टैक्स से आपका, चलो देखते हैं। अच्छा आप 1 मिनट आप रुकोगे ताकि मैं आपको एक हैंडआउट दे दूं, ठीक है जी? हाँ तो अभी ग्रुप पे डाल नहीं, मैं भी तो उस पर दिखा दूंगा ना सामने आप लोग।
मैं कर देता हूँ बैठ। सर ये एक हैंड आउट है हमारा, ये कर लिया था ना कॉपी मेरे बच्चों। मैचिंग कॉन्सेप्ट, जब एसेट टुडे यूज नहीं हुआ ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स तो उसको डेप्रिशिएट भी नहीं करेंगे। जब एसेट टुडे यूज नहीं हुआ, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही। जी सर। सर सवाल विद टाइम, क्वेश्चन विद टाइम, ठीक है जी। हमने वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करनी है, ये क्वेश्चन है विद टाइम लिमिट, ठीक है जी। सर यू हैव टू सॉल्व इट इन 7 मिनट्स, ठीक है जी। सवा सर आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है या 8:45 हो रहे हैं? शाबाश जी। जी बिल्कुल 7 मिनट में सॉल्व करना है। जी मेरे बच्चों, बेहतरीन हो गया जी, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। सुफियान कर देता हूं, मेरी जान कर देता हूं, सुफियान कर देता हूं जी। कर लिया।
जी मेरे बच्चों, डन। मैं करा दूं? मैं कराऊं? क्या मैं कराऊं बेटा इसको? क्या मैं कराऊं? सर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास 2016, 17, 18, 19 यानी ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4। अच्छा मैं सेल्स एक तरफ कर दूं। सेल्स 40,000 इंटू 5। अच्छा चलो अभी 5 मिनट ही हुए, चलो ले लो, 2 मिनट और ले लो। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, कोई इशू वाली बात। हाँ हाँ जी मेरे बच्चों, 1 मिनट और रह गया। कर लिया मेरे बच्चों? चलो जी मैं इसको करवा रहा हूं सर, यहां देख लें। मुझे बताओ सेल्स मेरे पास कितनी है सर? 40,000 इंटू 5, 2 लाख। तो खैर करते जाओ, कोई मसला नहीं, जिन्होंने अभी तक नहीं किया। 2 लाख। फिर सर मेरे पास 50,000 इंटू 4.5, 2,25,000। सर 35,000 इंटू 4, 20, 247, 147,000। फिर सर 28,000 इंटू 3.8, बेहतरीन हो गया जी। फिर सारी की सारी कॉस्ट को मैं जमा कर सकता हूं, इस सब को जमा कर दो, कितना आता है? 3.25। इन सब को जमा कर दो, कितना आता है? सारी की सारी कॉस्ट एक साथ निकाल लेते ना, तो लंबी चौड़ी कहानी करने की जरूरत ही नहीं है। जी मेरे बच्चों, सुफियान तो वैल्यूज बता देना अगर ऐसे ही किया तूने तो। 3.25 ये, फिर कितना? 2.88। फिर 0.42, 1.26, बेहतरीन हो गया लड़के। फिर 2.47। मेरे बच्चों अब मैं इन एक एक इंडिविजुअल फिगर्स को इन यूनिट से मल्टीप्लाई करता जाऊं। 40,000 इंटू 3.25, 130,000। फिर
लेफ्ट विद 70। फिर बेटा 2.88 इंटू 50, 146,500 पक्का? नहीं यार, यही आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 500 तो है ही नहीं इसमें कहीं। 2,25,000 माइनस 144,000, ये गलत है। 2.93 है, कोई मसला नहीं। फिर 9,550, सर फिर 3,7,240 रिमेनिंग। अच्छा ओके, ये मेरे पास 6,9,160 एंड सर लेफ्ट ओवर होगा 3,7,240। बेटा मैं अगर इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं डिस्काउंट फैक्टर 10% लेके, तो बताओ मेरे पास डिस्काउंट फैक्टर 10% पे प्रेजेंट वैल्यू क्या क्या बन रही है? 70,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दोगे 10% पे? हेलो, अच्छा सवाल में खत्म होने वाली बात छोड़ 9 बजे ना 38, अगली क्लास 9:30 बजे शुरू होगी ना। 254, मेरे बच्चों इन सबको एडअप करूं तो वैल्यू न्यूज आ जाएगी कितनी? 192,603। हाँ भाई, कितने लोगों ने निकाल लिया था? क्या इसकी बेसिस पे हम इंपेयरमेंट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते सर, हमारे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है ही नहीं। हमारे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं है। हमारी क्लास 9 से 9:30 तक है, 9 तक है। अच्छा जी सर, अभी आपको मैं ग्रुप पे एक हैंडआउट शेयर कर रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, आपके पास कमेंट चैट बॉक्स में देखें एक लिंक आया, चैट बॉक्स में फेसबुक का एक लिंक आया, चैट बॉक्स में आपके पास फेसबुक का एक लिंक आया। जो मोबाइल पे देख रहा है उसके पास लिंक नहीं आया है? नहीं आया, एक सेकंड। अच्छा देखो, मेरी फेसबुक की वॉल पे ना जाके वहां से उसका वो उठा लो, अपना लिंक उठा लो ग्रुप का, ताकि आप ग्रुप में आ जाओ और उस जगह पे एक ऑनेस्ट फीडबैक भी अपना दे देना, ठीक है ना? ऑनेस्ट फीडबैक अपना दे देना, ठीक है जी? ये मैंने ग्रुप पे डाल दिया लिंक, ठीक है जी? एक अपना ऑनेस्ट फीडबैक दे देना वहां जाके बेटा, ठीक है जी? हम क्लास यहां ऑफ कर रहे हैं। मेरे फेसबुक की वॉल पे जाओगे, वहां तुम्हें लिंक मिल जाएगा, और डू लीव अ कमेंट ओवर देयर कि यार आपने आपको क्लास में चीजें समझ में आई नहीं आई, ठीक है जी? ठीक है जी, कल इंशाल्लाह ताला हम इसको आगे लेके चलेंगे, कल एक कॉम्प्रिहेंसिव हैंडआउट लेके चलेंगे हम। अच्छा, फिर आपको होमवर्क दूंगा कल से मैं, ठीक है जी? और आप वो घर से होमवर्क करके आओगे। सेठ जी मेरे बच्चों, किसी किस्म की कोई चीज पूछनी हो तो पूछ लें, कोई चीज पूछनी है, एनीथिंग दैट इज डिस्टर्बिंग यू? एक चीज के मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं सर, इंशाल्लाह ताला किसी के पापा भी ऐसा नहीं पढ़ाएंगे आपको जैसा कि मैं और आकाश आपको लेके चलेंगे, ठीक है जी? बेफिक्र रहें, पोर्टल का एक्सेस जैसे आप फी जमा कराओगे आपको मिल जाएगा। और व्हाई वी इग्नोर डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश फ्लो हुजैफा, जेब से आप पे नहीं कर रहे उसको, ठीक है जी? और मैं इतना भी आपको बता दूं कि आगे इंशाल्लाह ताला जब FR2 पढ़ोगे आप, फाइनल उसमें जाके फाइनल में बैठोगे, FFR पढ़ोगे, ठीक है जी? तो आपको मतलब एक
बेस आपकी ऐसी बनी हुई होगी कि आप याद रखोगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला बेटा ये 2 वे प्रोसेस है, आप चीजें पूछते रहोगे, मैं बताता रहूंगा। ठीक है जी, मिल बांट के चलेंगे, ये हमारे लिए एक प्रोजेक्ट है। ठीक है जी, और खुश रहो आबाद रहो। ठीक है जी, मेरा नंबर आप लोग अपने पास रख लो, इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी पूछनी हो तो ये मेरा नंबर है। ठीक है जी, मेरा नाम अहमद रजा है और मैं गुलिस्तान जौहर में नहीं रहता। ठीक है जी, क्योंकि जब मैं कहता हूँ मेरा नाम अहमद रजा, बच्चे कहते हैं आप गुलिस्तान जौहर में रहते हैं। नहीं भाई, मैं गुलिस्तान जौहर में नहीं रहता। ग्रुप पे, ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच यार, खुश रहो अपने खर्चे पे। हाँ जी, ग्रुप पे मैं डाल देता हूँ मैसेज, मेरा नंबर मैसेज कर दो, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। बस सेट है, खुश रहो मेरे बच्चे। थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रहो बेटा।